हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं 2 दिन की वीडियो लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की। आपकी अच्छी डिमांड है लेकिन व्यूज़ नहीं है, देखता कोई नहीं। मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा, इतना लंबा एक्सपीरियंस के बाद एज ए प्रोफेसर। जो 2025 के हैं स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ जुड़ के 1-1.5 घंटा रोज ना न्यूज़पेपर करें, इतना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा करंट अफेयर का। आपका 2025 का प्रीलिम, मेन, पर्सनैलिटी टेस्ट बड़े जो ना स्मूथ कवर हो जाएगा, रैंक आ सकता है। अब मेरी ये सलाह मान लोगे तो रैंक लेने में आपको आसानी होगी, क्योंकि कोई भी इंडिया में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं जो यूपीएससी को के पैटर्न पे प्रीलिम की तैयारी करा दे, न्यूज़पेपर पढ़ा दे, एनालिसिस करवा दे, रोजाना एमसीक्यू निकाल दे 10-10, 15-15। ये कमाल देखिए आप, रोजाना आपको न्यूज भी दे दे एनालिसिस करके, एमसीक्यू निकाल दे। उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो मैं निकाल रहा हूँ ना प्रीलिम और मेन के लिए मान लिया मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, वो दोबारा मिलेगा ही नहीं आपको किसी किताब में। मिलेगा तो उसमें 10 में से 2 नंबर आएंगे, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में से लिखोगे तो। डायरेक्ट न्यूज़पेपर में से करो, अपने नोट्स बनाओ अभी से। 2025 के बच्चे नोट्स बनाओ और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब जैसे अप्रैल की है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी जो 2025 में करेंगे इस कोर्स को रजिस्टर। तो जैसे आज मैंने एक नक्शे की डाली है, अब ये जो है मैंने मैप की सीरीज स्टार्ट की इंटरनेशनल लोकेशन के लिए। मेरा ऑब्जेक्टिव है 10 नंबर में से 10 नंबर पूरे आए आपके। ये एक्सरसाइज इनोवेटिव है मेरी, इसमें मुझे जो है पिछले 6 महीने की मेरी एक्सरसाइज है ये। आपका समय बच गया इसमें। और मैंने आज जैसे इसी पे डाली है एगा पे, इसके व्यू आएंगे सारे दिन में 200। और यही कोई जो है बड़ा कॉर्पोरेट डाल देगा तो 10,000 व्यू आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा उनका भी बहुत वाकई। ये जो है इसके रजिस्टर कर लो फटाफट। अब इसका फायदा क्या है देखिए, आपके जो है ये मैप जो इंटरनेशनल लोकेशंस के दे रहे हैं, या आप एनसीईआरटी से करते हैं डोमेस्टिक के अपने इंडिया के ज्योग्राफी के, एग्रीकल्चर के, जो भी करते हैं। मैप बेस्ड रिवीजन हेल्प्स इन बिल्डिंग साउंड स्पेटियल अवेयरनेस विच इज क्रूशियल फॉर सब्जेक्ट्स जो लाइक ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशंस इन यूपीएससी। यूपीएससी की डिमांड है कि मैप से करो, ये पता ही नहीं आपको। आपको ये पता नहीं है पेपर सेटर की क्या डिमांड है, कोई बताने वाला नहीं। सब उठा उठा के जो है मंथली मैगजीन 365 कवर कर रहे हैं। इसलिए जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए प्रीलिम्स बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप 10-11 लाख बच्चों में सबसे आगे आ गए। और इससे क्या होगा, आपकी जब आप मैप देखते हो ना न्यूज के साथ, मैं हर न्यूज के साथ मैप ले रहा हूँ इंटरनेशनल न्यूज के साथ। वैसे मैप का कोई फायदा नहीं, देखे जाओ रोजाना, याद ही नहीं रहेगा कुछ भी। जो आज मैप आया है न्यूज में वो मैप में देखो। अब इनकी रिटेंशन बढ़ेगी आपकी इससे। रिटेंशन, आपने एक बार मैप देख लिया, इतना बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं। फिर इजी टू नेविगेट एंड लिंक कॉम्प्लेक्स टॉपिक। इन टॉपिक्स को आप, कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक है ना उसको इजी कर दोगे। मान लिया मैंने म्यांमार का मैप जो है ना आपको भेजा है, उसमें आपको बाईलेटरल रिलेशन पे भी लिख दोगे, एफएमआर या उनके मिलिट्री गवर्नमेंट है उससे क्या फर्क, कलादान प्रोजेक्ट है कलादान, ये सारे उसमें जो है ना मैंने दे दिए। उससे लिखने में आसानी हो जाएगी आपको, आप कनेक्ट कर दोगे स्टैटिक को भी। ये जो मैप की सीरीज है इंडिया में फर्स्ट टाइम है, नो बडी इज गिविंग, अभी तक किसी ने नहीं दी पिछले 10-20 साल में। और 10 के 10 मार्क्स, मतलब 10 या 12 मार्क्स जितने आते हैं 100% आने चाहिए आपके इसके बाद। अब ये देखिए कल का न्यूज़पेपर है, कल सारी पॉलिटिकल न्यूज थी, फिर भी मैंने 3-4 क्वेश्चन निकाल दिए। अब ये आप देखिए, इसका क्वेश्चन ही बना दिया मैंने। इंदिरा सोलर पावर्ड बोट का नाम है इंदिरा इन केरला। द सोलर पावर्ड बोट इंदिरा वाज लॉन्च्ड इन कोची बाय केरला गवर्नमेंट। इंदिरा इज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक फेरी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी इसलिए निकालता है ताकि आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ के जाते हो ना, वो मिले ना वहां पे। अब इंडिया का जो है ट्रेड डील होने वाला है ओमान के साथ, इंडिया ओमान बाईलेटरल रिलेशन में काम आएगा वो। इसका मैप देखिए आप, ये पिक्चर देखिए। द गल्फ नेशन इज ए गेटवे, ओमान इज ए गेटवे टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये तो इसी ने लिखा हुआ है, आपके प्रीलिम का क्वेश्चन है ये तो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बाबेल मंडप, ये दोनों आएंगे आपके एग्जाम में। ओमान इज ए गेटवे टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपने मैप में देख रहा है, मैंने आपको मैप दिया इसका बना के।
पर्शियन गल्फ में, और बाबल मंडप का भी दिया है रेड सी में, यमन के पास। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ए नैरो स्टेट बिटवीन ओमान एंड ईरान, ए मेजर ट्रांजिट पॉइंट फॉर ग्लोबल ऑयल शिपमेंट। देखिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंडप, ये दोनों इंटरनेशनल गेटवे ऐसे हैं ऑयल ट्रांजिट के लिए कि सारा वर्ल्ड का जो है इकोनॉमी रुक जाएगी जब ये रुक जाते हैं तो। जैसे वहां पर उथे अटैक कर रहे हैं, सारा वर्ल्ड ग्लोबल इफेक्ट आ गया, उस पर इन्फ्लेशन हुआ। इसी तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी आर्टिकल कोई नहीं पढ़ता इस तरह के, सेंटर अलाउज एक्सपोर्ट ऑफ 1 लाख टन ऑफ अनियन टू 6 कंट्रीज। अब ये क्या है, जब भी एक्सपोर्ट जो हमारा बैन होता है अनियन का, तो जब यहाँ प्राइस एस्केलेट करते हैं 50-60 रुपए किलो हो जाते हैं, तब गवर्नमेंट क्या करती है, बैन लगा देती है एक्सपोर्ट पे। उससे प्राइस को स्टेबल करने में आसानी होती है और होर्डिंग बंद कर देती है गवर्नमेंट। ये कुछ मेजर्स लेती है, मैंने कई बार बताया। अब क्योंकि ये क्यों इन्होंने एक्सपोर्ट खोला है, क्योंकि इस समय क्रॉप आ गई है नॉर्थ इंडिया में, इस समय क्रॉप आती है। यदि एक्सपोर्ट नहीं खोलेंगे अब तो क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा, डोमेस्टिक फार्मर्स को लॉस हो जाएगा। और ये जो इसका क्वेश्चन देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इज द नोडल एजेंसी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ऑल प्रोहिबिटेड एग्री प्रोड्यूस इंक्लूडिंग अनियन, शुगर एंड राइस। जैसे व्हाइट राइस का बैन लगाया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह के आपको पता होना चाहिए। और NCL इसके अंडर वर्किंग करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। अब ये एथिक्स का है, आपका GS पेपर 4 का क्वेश्चन है। वेयर शैल बी द पुअर गो फॉर ए किडनी ट्रांसप्लांट इन केरला। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं आप एथिक्स के पेपर में इस तरह के, या एसए में, इसलिए लेके आए हो। इसमें क्वेश्चन नहीं बना प्रीलिम का, लेकिन मेन का है। ये जो है आपके एग्जाम्पल्स बड़े काम आएंगे। अब हम चलते हैं आज के हिंदू की न्यूज एनालिसिस पे और एमसीक्यू इसका मैं जो है टाइप नहीं करवा पाया। जो 2025 में रजिस्टर कराएंगे उनको PDF पहुंच जाएगी टाइप करा के, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी जो है बड़ी लिमिटेड है इंडिया में। और मेरा जो कंटेंट है वो अव्वल दर्जे का है। जो बच्चों ने रेट किया है, जो डेली के जो है मैंने देखा है जहां भी करंट अफेयर्स का, उसमें मेरा जो है उनके साथ मैच नहीं करता, मेरा यूपीएससी का साथ करता है। मेरी वेवलेंथ जो है पेपर सेटर के साथ है, बढ़ती है। वो ऐसे क्वेश्चन निकालेगा, ये कोई नहीं पढ़ेगा इसको, इस न्यूज को कोई नहीं पढ़ेगा आज। ये आर्ट एंड कल्चर से है। इसमें से क्वेश्चन देखिए मैंने इंदु लेखा पे क्या निकाला है। इंदु लेखा पेंटिंग वाज डन बाय राजा रवि वर्मा। अब राजा रवि वर्मा को बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं ये, उस पे जो है एक आर्टिकल आ गया तो मैंने उसी में से क्वेश्चन निकाल दिया। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी निकालती है जो कि आपको किसी भी जो है मैगजीन में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। इंदु लेखा पेंटिंग वाज डन बाय राजा, ये आपको पता होना चाहिए। नितिन सिंघानिया भी दिया हुआ है ये, लेकिन उससे क्या होगा, आपके ये जो है स्टैटिक का रिवीजन हो जाएगा। राजा रवि वर्मा वाज फ्रॉम केरला। इंदु लेखा वाज द फर्स्ट मॉडर्न नॉवल इन मलयालम, ये किसी को नहीं पता था। ये कौन सी भाषा में, रिटन बाई, पब्लिश बाई O.C. मेनन। उसके नावल पे जो ना ये पेंटिंग बनाई थी राजा रवि वर्मा ने। और ये आपको पता होना चाहिए, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे मॉडर्न जो पेंटर हैं। आपको इनकी 3-3 4-4 पेंटिंग याद होनी चाहिए स्टैटिक के लिए। वो नितिन सिंघानिया में आप उसको निकाल लो, बड़े अच्छे दिया हो उसमें। फेमस पेंटिंग रिक्लाइनिंग लेडी, ये भी राजा रवि वर्मा की है, वो इंदु लेखा पे है ये भी। रिक्लाइनिंग लेडी एंड इंदु लेखा पेंटिंग, ये 2 राजा रवि वर्मा के आज मिल गया हमें, और भी मिलेंगे। तो आप इसको जो है स्टैटिक में से इस तरह से याद करना, आपने ऐसी चीजें निकालनी। अब ये NHRC पे क्वेश्चन आया था आपका 2023 में। NHRC ये एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पेज पे आया है। और ये जो है ज्यादातर इग्नोर कर जाते हैं। सब कमेटी ऑन एक्रेडिशन ऑफ ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ऐसे पूछेंगे, क्योंकि ये उनको पता है यूपीएससी को कि ये बच्चे पढ़ के नहीं आए, और ना ये बच्चे जो है किसी कहीं मटेरियल मिलेगा उनको किसी किताब में। आज मैंने जो है क्वेश्चन तो 15 के करीब बना दिए, लेकिन टाइप नहीं हुए ना, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा इसमें से क्या आ सकता है। जैसे GANHRI क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है सब कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ UN रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस विल रिव्यू ए स्टेटस और बी स्टेटस ऑफ NHRC इन जेनेवा। अब प्रॉब्लम क्या है, जेनेवा में मीटिंग होनी है इस सब कमेटी की, SCA की,
वो डिसाइड करेगी कि इंडिया का ए स्टेटस दें या बी स्टेटस दें। अब ये पेंडिंग है 2023 से, और उन्होंने कहा है कि क्यों पेंडिंग है, क्योंकि NHSRC has failed to create condition required to be able to operate independent of government interference। ये कह रहे हैं इंटरफेरेंस ज्यादा है इंडिया में गवर्नमेंट की। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अमाउंट्स टू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसने कहा सब कमेटी ने कि इंडिया में जो पुलिस ऑफिसर हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दे आर नॉट डूइंग फेयर इन्वेस्टिगेशन। द कमेटी लैक्ड एनी मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग इंडियाज लार्जेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन। एक ये कह रहे हैं NHRC में माइनॉरिटी के नहीं है, मतलब उसकी कंपोजिशन ठीक नहीं है। तो अब जो है ये जिनेवा मीटिंग हुई, डेट स्टेटस मिलता है तो इंडिया वोट कर सकता है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड सम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो बॉडीज हैं उसमें, नहीं तो नहीं कर सकता। बी रेटिंग मिल गई तो ए और बी दो रेटिंग मिलती है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। और ये स्टेचुरी बॉडी है, स्टेब्लिश इन प्रोटेक्शन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका मेन का जो है क्वेश्चन है 10 नंबर का, मेकिंग स्पेस फॉर माइग्रेंट्स। जो हमारे इंटरनल माइग्रेंट्स ना, डोमेस्टिक माइग्रेंट्स, उनके बारे में है, उनकी क्या स्थिति है कोविड के बाद। ये 10 नंबर का आएगा, ये और लिख नहीं पाएंगे बच्चों को, एक एक दो दो नंबर आता है। इसमें मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसमें से आंसर भी है इसमें अंदर, आपने ये आंसर इसमें लिखना है। देयर आर एन एस्टिमेटेड 60 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट्स इन इंडिया एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी। हमारी जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में माइग्रेंट्स का, इंटरनल माइग्रेंट्स का। येट दे रिमेन हाईली वनरेबल एंड नेग्लेक्टेड, ऐसा आएगा, पहले तो बता देंगे। देन critically analyze the problem faced by internal migrants in India. How far the government schemes were successful in redressing problems faced by migrant workers. आप इसका जो 2025 के हैं 2024 के बच्चे हैं स्टूडेंट्स, मॉडल आंसर बढ़ाइए, फिर मैं मॉडल आंसर आपको भेजूंगा, मैं बनाऊंगा आपके लिए, मैं स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाऊंगा, ठीक है ना, ताकि हमारे इस तरह के आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन GS 1, 2, 3 में। कितना इंपॉर्टेंट है ये, फिर दोबारा नहीं मिलेगा आर्टिकल आपको, अब मिस कर दिया तो इसलिए इसमें जितना आप पॉइंट लिख लो, आप पॉइंट लिख लो सिंपल, मैं इसका मॉडल आंसर बनवा दूंगा। नहीं बना पाओगे कोई बात नहीं, 2-3 महीने सीखो मेरे से आप। अब इसमें सिंपली जो ना मैंने न्यूज निकाल दी टेक्स्ट एंड कंटेस्ट से। FPI जो है ये हमने याद नहीं रखना, हमारा FPI 6,000 करोड़ से ज्यादा चला गया अप्रैल में, किसी महीने में आ जाता है जब हमारी स्टेबल कंडीशन होती है, इकोनॉमी की GDP का अच्छी रिपोर्ट होती है, तब ये हमारा FPI आ जाती है। जाती कब है, हमारा इससे फॉरेन एक्सचेंज घट जाता है, ये नुकसान होता है FPI जाने से देश की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ डोमेस्टिक इक्विटी से जो पैसा निकाला है, क्यों निकाला, एक तो इंडिया ने अभी इंडिया टैक्स ट्रीटी हुई है मॉरिशस में, वो टैक्स ट्रीटी इसका हमने कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपका MCQ में दी है, पढ़ना है आपने क्या हुई है, क्योंकि टैक्स इवेजन ना हो इसलिए हुई है वो। दूसरा, जब भी US बॉन्ड यील्ड बढ़ती है वहां इंटरेस्ट बढ़ता है, फेडरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेडरल रिजर्व का, तभी जो है ये जाते हैं, क्योंकि वहां इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा FPI, वहां इंटरेस्ट, वहां के इन्वेस्टर वहां डाल देते हैं पैसा। तो ये आपको पता होना चाहिए FPI आने का इंडिया में आर्थिक कौन से फैक्टर से है, आपको 8-10 फैक्टर पता होना चाहिए। और जानेंगे क्या है, जैसे हमारी सपोज इलेक्शन के बाद जो है स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो FPI हमारी आ जाएंगे, यहाँ बहुत पैसा आएगा बाहर से। और यदि मान लिया गवर्नमेंट स्टेबल नहीं बनती, FPI फिर और चली जाएंगे। ये कई फैक्टर है। अब ये टेस्ट एंड कंटेस्ट पे है, सिग्निफिकेंस ऑफ कैरियर एविएशन, इसकी मैंने स्लाइड बनाई है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है विक्रांत वगैरह के बारे में। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, ये आपको कभी भी एक स्टेटमेंट आ सकता है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन का एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा पक्का, हो सकता है 2 भी आ जाए। INS विक्रांत के बारे में आपको पता नहीं, थी इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में, और DRDO एंड इंडियन नेवी। DMR 249 स्टील इज नाउ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वॉरशिप्स इन इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। INS विक्रमादित्य के बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई आर एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्यों इंपॉर्टेंट है, fundamental to command, control, coordination of operation from sea to project combat power
शोर ओवर द सी और इन द एयर। ये एयर को भी इस्तेमाल करते हैं सी में, वहीं जो है जहाज उतरेंगे उसी से चढ़ेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर पे इतनी जगह होती है कि वो जहाज का जो रनवे होता है उसमें। फ्रेजाइल मैरीटाइम सिक्योरिटी सिचुएशन अक्रॉस इंडियन ओशन रीजन, इंडियन ओशन रीजन में हमारी जो है फ्रेजाइल सिचुएशन है, खासकर चाइना की वजह से। चाइना मालदीव में आ गया, श्रीलंका में, जिबूती में, लाइक दैट। तो ये आपको ये जो है लिखने में काम आएंगे, मेन में भी। अब ये हिजबुल्ला पे है। हिजबुल्ला कहाँ पे है? ईरान बेस, ईरान बैग्ड लेबनान में, और इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। उधर से इजराइल में हिजबुल्ला, उधर से हुथीस, उधर से हमास। ये तीन जो है तीनों ईरान बैग्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बार बार आता है शैबा फार्म। शैबा, शैबा जगह है साउथ लेबनान में। शैबा फार्म जो है क्या है? इजराइल, लेबनान और सीरिया का डिस्प्यूट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सीरिया की मानती है। ये गोलन हाइट के पास है, लेबनान गोलन हाइट के पास है शैबा फार्म, बॉर्डर पे। ये शैबा फार्म इतनी बार आ चुका है, खान यूनिस, शैबा फार्म, रफा, बहुत बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा 2 नंबर का। अब ये साइंस पेज पे है, एंटी साइक्लोन्स हैंगिंग इवन नाउ ओवर इंडिया। इंडिया से रिलेशन है एंटी साइक्लोन्स का, और हीट वेव से है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने जो है, इसके कई क्वेश्चन और भी निकले थे। एक तो हीट वेव्स पे क्वेश्चन आ सकता है मेन में आपके। इसमें मैंने जो निकाला है, टाइप नहीं हो पाया, देखिए। इन एन ईस्टर्न जेट रेफर्स टू, ईस्टर्ली जेट क्या होते हैं? ईस्टर्ली जेट रेफर्स टू स्ट्रॉन्ग विंड्स कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, while westerly jets come from west. Westerly jet is pushed north during monsoon season. हमारे इंडिया से रिलेटेड वेस्टर्ली जेट मॉनसून से ऊपर आ जाती है। ड्यूरिंग प्री मॉनसून सीजन ए स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन कैन ब्रिंग ड्राई एंड हॉट वेदर ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडियन ईस्टर्ली जेट IEJ क्या है पता होना चाहिए आपको। डोमिनेट्स द इंडियन सब कंटिनेंट। ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो रेयर क्वेश्चन है। अभी आपको पता है बिग शॉर्ट से मैं रोजाना एक क्वेश्चन देता हूँ। ये मेरा फेवरेट है, साइंस पेज लास्ट आता है ना जो हिंदू में, डिजिटल कॉपी में आता है। ये बिग शॉट में वर्ल्ड की बहुत बड़ा इवेंट आता है। क्या इवेंट दिखा देखना। ये पेंटा बेंगन जगह है फिलीपाइन में, पेंटा बेंगन। ये क्या है कि बार बार जो है डूब जाती है, सबमर्ज हो जाती है। और जब ड्राई होता है ना, हॉट वेदर आता है, ड्राई आता है, ड्राउट पड़ता है, बारिश कम होती है, तब ये ऊपर आ जाता है सिटी। पेंटा बेंगन town of Philippines once submerged since 1970 now re-emerged due to severe drought। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी जो आपको ढूंढे नहीं मिलते। The Philippines is facing extreme heat exacerbated by El Nino conditions। सिंपल है, पढ़ने के बाद तो 2 नंबर फ्री के आ गए आपके, 1 सेकंड लगेगा 2 नंबर आने में। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे सारी चार की चार जो है न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज आपके प्रीलिम मेन के लिए ये लाइफलाइन है। कोई भी आपको ये कहता है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने, तो इसका मतलब वो आपको प्रीलिम में नहीं पास होने देगा, ये मेरी गारंटी है। बिना न्यूज़पेपर के करंट अफेयर तो कर ही नहीं सकते। 30-40 क्वेश्चन कैसे करोगे? वो होते ही नहीं मैगजीन में। 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे 40 में से, क्या फायदा उसका समय खराब करने का? 1000 पेज पढ़ दोगे आप बिना बात के। अब ये रुपी जो है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दी है इसमें, देखो। हाउ द रूपी हैज स्ट्रेंथन्ड अंडर मोदी गवर्नमेंट। रूपी कैसे स्ट्रेंथन, ये इन्होंने बताया भी रूपी स्ट्रेंथन हुआ है, हम कह रहे हैं डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन जो इसने दी है, इसने हमने डेफिनेशन निकाला इससे। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट इफेक्टिव एप्रिसिएशन अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी। तो ये डेफिनेशन है, इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन निकाल दिया, 8 स्टेटमेंट निकाल दी। ये पूछ सकते हैं REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है, और कौन सी जो है कैसे अफेक्ट करती है, और कौन सी बास्केट ऑफ करेंसीज हैं जो वर्ल्ड में चलती हैं। 5-6 वो दिए इन्होंने। अब ये फ्री है, इसका क्वेश्चन ही निकाल दिया मैंने। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेज PHI 3, क्या है देखना। PHI 3 स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, ये आपको पता होना चाहिए। किसने दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। Essentially, language models are backbone of AI applications like ChatGPT, Cloudage, Gemini। ये 3 और बता दिए प्रीलिम के आपको, ये आ जाए तो। AI एप्लीकेशन जो है ChatGPT, Cloudage, Gemini।
These models are trained on existing data to solve common language problems such as text classification, answering questions, text generation, document summarization, etc. Small language models are more streamlined versions of large language models. When compared to large language models, smaller AI models are cost effective. अब ये प्लास्टिक वेस्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि नेगोशिएटर एंड ऑब्जर्वर फ्रॉम 175 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर करंटली मीटिंग इन कनाडा, ओटावा, टू थ्रेश आउट ए प्लेनेट सेविंग ट्रीटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट पे कोई अभी तक ऐसी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, जैसे पेरिस क्लाइमेट समिट हुई थी ना, लीगली बाइंडिंग है, ये नहीं है। अभी चल रहा है इस पे, अभी नवंबर में फिर मीटिंग होगी आगे। तो प्लास्टिक वेस्ट का इसने एक तो ग्रेविटी बताई है इसमें, एक आप ये देखिए पिक्चर में, हाउ प्लास्टिक एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। आप ये मान लिया हेल्थ क्या इफेक्ट आ गया, हेल्थ पे क्या एडवर्स इफेक्ट है, ये डायग्राम बना दो, सफिशियंट, बड़ा फर्स्ट क्लास बनाया हुआ है, इससे समझने में आगे होता है। फिर प्रोजेक्शन देखिए, प्रोडक्शन और प्रोजेक्शन दोनों दे रखे हैं। प्रोजेक्शन देखिए आगे, ऐसे आप जो है इसके एसए में डाल सकते हैं, जीएस पेपर मेन में, जीएस के पेपर 1 to 3 जहां भी क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंट का वहां डाल सकते हैं आप 3 में। अब ये प्लास्टिक इसमें लिखा, वाई इज ए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नीडेड, क्यों नीडेड है, आपको आंसर मिल गया इसमें। क्या ग्रेविटी है प्रॉब्लम की, एचएसी क्या है, ये सारा जो है इसमें मैंने जो ना इसमें से देखिए, एक तो एचएसी क्या है, हाई एम्बिशन कोलिशन ऑफ 65 कंट्री के, पहली बार सुना आपने ये एचएसी, फर्स्ट टाइम सुना आपने, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। 6 टू टैकल प्लास्टिक प्रोडक्शन। अब ये आ जाए, हाई एम्बिशन कोलिशन इज रिलेटेड टू, किसके लिए है, वेदर इट इज फॉर सोलर एनर्जी, टू टैकल प्लास्टिक प्रोडक्शन, या ग्रीन हाउस गैसेज, कुछ भी आ जाए। तो जब तक आपने ये एचएससी नहीं पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। और यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन निकालने शुरू कर दिया, आप समझ नहीं पाए यूपीएससी को, इसीलिए 75 मेरिट गई है आपकी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 2023 के 75 क्यों है, क्योंकि आप लोगों ने यूपीएससी को नहीं समझा। 2023 का पेपर पढ़ा आपने कई बार, लेकिन एनालिसिस करते हुए आप कहीं गैप है, जो मैं खत्म कर रहा हूँ इस गैप को। पेपर मुश्किल नहीं है, अनकन्वेंशनल है, और जो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो यूपीएससी दे रही है, ऐसे आएंगे सारे। एचएससी क्या है, एचएससी आपने सुना ही नहीं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो एचएससी जो है, इट सीक्स टू टैकल प्लास्टिक प्रोडक्शन। एचएससी वांट्स टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2040 2040 तक खत्म करना चाहती है। एचएससी वांट्स टू फेज आउट सिंगल यूज प्लास्टिक्स, देन यूएसए हैज नॉट ज्वाइन एचएससी। देखिए एचएससी मैंने बताया ना आपको 65 कंट्री है, लेकिन यूएसए नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, कैन यू इमेजिन। ये आर्टिकल ऐसे नोट्स बनाओगे आप, इसमें से नोट्स बना के दोबारा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैं जो है आपको इसी में से मॉडल आंसर आपके साथ बनाऊंगा प्रिलिमिनरी के बाद। प्रिलिम्स के बाद मॉडल आंसर में बनाने की कोशिश करूंगा, 10-20 जरूर दूंगा ऐसे जो एग्जाम में आएंगे। फिर इसमें डोमेस्टिक का पता होना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं 2024 तक, वो सारे आपको पता होना चाहिए। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, इसका मैंने जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी कितनी इंपॉर्टेंट है, 175 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, चल रही है ये, कल भी है। तो ये ग्लोबल ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट है और पूरे साल चलेगी, इसलिए क्वेश्चन जो है इस बार 2024 में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पक्का है आपका प्रीलिम्स का और मेन का। मेन में तो जरूर आएगा 10 नंबर का। अब आप इसको किस तरह से डिस्कस करते हो मेन में, वो मैं जो है आपका, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाओ मॉडल आंसर। हम ऐसा आंसर बनाएं जिसमें हमारे 10 में से 7.5 नंबर आ जाएं, मैं ये चाहता हूं, ताकि हमारे को रैंक लेने में दिक्कत ना आए। मैं रैंक के लिए आया हूं इस फील्ड में, आप रैंक दिलाने के लिए। प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबल लेवल पे, इस तरह का डायग्राम आप देखेंगे ना, माइक्रो प्लास्टिक का बड़ा आता है। अब माइक्रो प्लास्टिक का एक बार आया हुआ भी है, मुझे ऐसे याद है। तो कॉमन प्लास्टिक्स क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलिस्टीरीन, पॉलिस्टर, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीप्रोपिलीन। इसी में से क्वेश्चन बना देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन प्लास्टिक। बस हो गया क्वेश्चन उनके लिए, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में हमारा इकोसिस्टम, खास करके एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए इसमें लिखा है 19 से 23 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीक्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम पोल्यूटिंग लेक्स, रिवर, सी।
ये आपका जीएस पेपर का है और एसए का। ये सारे एसए में भी काम आएंगे, और आपको कोई बताने वाला नहीं है एसए में। ये एग्जाम्पल नहीं दोगे एसए में, आपके 120-25 नंबर पे छोड़ देगा एग्जामिनर, नहीं तो आपके 160 से ऊपर आएंगे मेरे साथ चलोगे तो आप। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से निकाल दिया, पपुआ न्यू गिनिया, सिंपल क्वेश्चन। देखिए, ये एक तो आपको पपुआ न्यू गिनिया पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन में है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास है। देखना, देख देखो आप, इंडोनेशिया के उसी में है। वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन जरूर देखा करो मैप में, जिस तरह से मैं बताता हूँ। एक इसमें वर्ड है कैनिबैलिज्म। कैनिबैलिज्म होता है ह्यूमन का मीट खाना, ह्यूमन का मांस खाना, कैनिबैलिज्म। कैनिबैलिज्म जो है, रिपोर्ट किया गया है, इनकी एक कोरोवाई ट्राइब है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आया है न्यू गिनिया में। पीएनजी जो कंट्री है, आइलैंड कंट्री है पैसिफिक ओशन में, इसका है कोरोवाई ट्राइब ऑफ न्यू गिनिया। उसका डॉक्यूमेंटेशन आई है, इसलिए ये वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक एनालिसिस किया है। आप प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिकट है मेन की, इसको समझो। प्रीलिम्स में क्या हुआ है कि आपने यूपीएससी को नहीं समझा, पेपर सेटर को, कि 2022-23 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने एक साल में जो है जो क्वेश्चन निकाले 2500 प्लस, वो सारे वो क्वेश्चन निकाले जो पेपर सेटर के माइंड में आते हैं, कॉमन सेंस के हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन है, नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के। और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस की तो लोकेशन इतनी ला दी मैंने कि क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो यही एक स्ट्रेटजी है पास होने की। अदरवाइज क्या होता है, जो पास हो रहे हैं ना, मान लिया 75 क्वालिफाइंग मार्क्स है, 76 आ गए, 77 आ गए, वो स्टैटिक उनका हो सकता है स्ट्रांग हो, वो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 लाख रुपए की फीस जमा करा के भी प्रीलिम नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? आप इंटेलिजेंट कम नहीं है, आपकी अप्रोच नहीं है, यूपीएससी को समझ नहीं पाए आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप टॉपर भी हैं, फिर भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी को समझो, पेपर सेटर के माइंड को समझो, वो क्या चाहता है। वो चाहता है आप रटे रटाए क्वेश्चन ना याद करके आए किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर में से ओरिजिनलिटी आए, प्रीलिम्स मेन में और एसए में। तो मुझे उम्मीद है 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आगे जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, वो सारे जुड़ के 1-1.5 घंटा मेरे साथ रोजाना करेंगे। 2-3 महीने में आप जो है एडिक्शन हो जाएगी न्यूज़पेपर की, और 2025 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप जो है अटेम्प्ट ना कर पाओ, करंट अफेयर का। इतना स्ट्रांग हो जाएगा इंडिया में आपका। थैंक यू वेरी मच।